हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो मैं आज आपको मिलाने वाला हूं विदिशा केडिया से, जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 92 मार्क्स स्कोर किया, और वो भी सीए फाउंडेशन में 25 एग्जामिनेशन में। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी फाउंडेशन में 25 का एग्जाम अगर दिया है, तो क्यूए का पेपर इस बार रिलेटिवली टफ आया है। लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो बेसिक लेवल के थे, बट अच्छे लेवल के और लेंदी क्वेश्चंस भी बहुत थे। एलआर में भी लेंदी क्वेश्चंस थे। तो ऐसी सिचुएशन में भी कैसे विदिशा ने 2 घंटे को मैनेज किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, और क्या उनके ऐसे इनपुट्स हैं, इनसाइट्स हैं, जो हम जानकर अपनी प्रिपरेशन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले विदिशा से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विदिशा, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस रिजल्ट? सर बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो टोटल आप एक बार ना सब्जेक्ट वाइज भी बता दीजिए, और टोटल मार्क्स कितना है वो भी बता दीजिए बच्चों को। ठीक है सर। सो अकाउंट्स में आई गॉट 62, लॉ में 58, क्यूए में 92 एंड इको में 69। सो माय एग्रीगेट वाज 281। अच्छा, मतलब आपके मतलब क्यूए में तो कुछ ज्यादा ही, बाकी से काफी ज्यादा नंबर है क्या? यस सर। मतलब मैथ्स आपको पसंद है पहले से, लगता है बहुत, सर है ना? बचपन से मैथ फेवरेट। मैथ्स फेवरेट है। और 11 ट्वेल्थ कॉमर्स लिया था कि मैथ्स था? सर कॉमर्स विद मैथ्स। अच्छा, कॉमर्स विद मैथ्स लिया था। ओके ओके ओके, कूल। तो सबसे पहले ना हम लोग सीधे टॉपिक में आने से पहले कुछ दूसरी बातें जान लेते हैं, जैसे कि जब आपका रिजल्ट आया तो वो वाला मोमेंट कैसा था, आपका रिएक्शन कैसा था, आपने पेरेंट्स को बताया तो उनकी फीलिंग कैसी थी। तो थोड़ा सा आप शॉर्ट मोमेंट अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करें। तो सर एक्चुअली हम लोग वीकेंड पे छुट्टी में बाहर गए थे माथेरान हिल स्टेशन पे। तो अच्छा। रिजल्ट शाम को एक्सपेक्टेड था। तो मैंने जब सुबह ऐप खोला था रिजल्ट चेक करने के लिए, जस्ट टू चेक, तो मैंने देखा कि इंटर फाइनल का आ चुका था। तो एक्सपेक्टेड था कि फाउंडेशन थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो हम लोग अब वेट ही कर रहे थे लाइक होटल से निकलने का रिजल्ट आने के पहले। फिर रिजल्ट आया एंड मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरी एक छोटी बहन है वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। एंड मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स, मतलब आई एक्सपेक्टेड कि अच्छे आएंगे बाकी से कंपैरिजन में, बट कितने ज्यादा आ जाएंगे वो उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, 92 आपको एक्सपेक्टेड है। आपने अटेम्प्ट कितने किए थे एमसीक्यूज? फुल सर, फुल 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया था मैंने। अच्छा, फुल 100 में से मतलब जो कुछ अगर आपको कम भी बन रहे तो आपने अटेम्प्ट उसको कर ही लिया था, हाँ लॉजिकल हाँ सर, गैस। यस। यस सर। हाँ, बराबर है। चांसेस, क्योंकि 75% चांसेस होते हैं ना कि सही हो जाएगा, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग कम ही हो रहा है तो रिस्क कम होता हाँ। है। यस तो सर। अगर बहुत कम ही बच रहे हैं तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलो, बढ़िया बात है। तो आपने जो क्यूए की क्लासेस करी, वो रेगुलर बैच से किया था या फास्ट ट्रैक बैच से? सर रेगुलर बैच से फ्रॉम सितंबर व्हेन द बैच स्टार्टेड। अच्छा, आपने रेगुलर बैच से ही किया था। और आपका जो ये फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, लाइक ट्वेल्थ आपका पिछले साल हो गया या फिर 2025 में ट्वेल्थ हुआ? नहीं सर, 2025 में ही 12th था। तो मतलब 7 साल पहले। ट्वेल्थ के बाद जो अर्लीस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट था उसमें आपने एग्जाम दिया, राइट? यस सर, यस सर। तो फिर ऐसे केस में हम ना डायरेक्टली मैथ्स के बारे में बात करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि आपने ट्वेल्थ और फाउंडेशन दोनों को साथ में मैनेज कैसे किया, वो समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है सर। तो बेसिकली मेरा कॉलेज, मैं मुंबई में हूँ ना। तो एलएम कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। तो एलएम कॉलेज इज नोन फॉर इट्स अटेंडेंस कंपल्सरी। 75% ओह। अटेंडेंस इज वेरी कंपल्सरी एंड दे डिबार वेरी इजीली इफ यू आर अंडर 75। सो मैंने कॉलेज, लाइक मैंने क्लासेस जब सितंबर में स्टार्ट किए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं डेली डेली कवर अप करूंगी। लाइक क्योंकि मेरे कॉलेज के टाइमिंग्स वर 11 to 6। सो इट वॉज पॉसिबल कि मैं लाइव अटेंड करूँ, तो आई यूज टू अटेंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज रिकॉर्डेड एंड सुबह जाने के पहले। तो आई थिंक फर्स्ट 2 मंथ्स जैसा आई यूज्ड टू अटेंड कंसिस्टेंटली, बट उसके बाद जब कॉलेज के लाइक बोर्ड्स के प्रीलिम्स चालू हुए एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं धीरे धीरे सीए पे थोड़ा कम फोकस करके पहले एक बार बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर दी थी। तो आई थिंक जनवरी फरवरी में सीए की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। देन जैसे ही मेरे बोर्ड्स मार्च, मिड मार्च में फिनिश हुए, उसके बाद मैंने प्रॉपर फाइनेंशियल की पढ़ाई शुरू की थी विद द ओह। क्लासेस। तो 11 to 6 आपका कॉलेज था, जूनियर कॉलेज। यस और 11 से पहले और 6 के बाद, मतलब आप बच्चों समझ रहे हो कि 11 से 6 ऑलरेडी इनका कॉलेज है, लेकिन क्योंकि इनको सीए में अटेम्प्ट में ही देना था, तो स्कूल के साथ भी कॉलेज के साथ भी ये मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी टाइम निकालते थे। और ये भी बहुत अच्छा किया आपने कि जब ट्वेल्थ के एग्जाम दूर थे तब आपने थोड़ा सीए पे फोकस कर लिया। पर जैसे जैसे ट्वेल्थ के एग्जाम क्लोज आए तो आपने प्रायोरिटी वहां शिफ्ट कर दी, जो कि करना भी चाहिए सभी को। तो मैं भी जो बच्चे ट्वेल्थ के साथ फाउंडेशन कर रहे हैं उनको यही बोलूंगा, आप पहले थोड़ा सीए में ज्यादा फोकस करो, फिर जैसे जैसे आप ट्वेल्थ के एग्जाम के क्लोज जा रहे हो वापस सीए कम करके ट्वेल्थ में फोकस करो। और जैसे आपका ट्वेल्थ हो जाएगा ना, उसके बाद का जो पीरियड होता है, लाइक मिड मार्च से लेके मई का एग्जाम आने तक,
लगभग लगभग 2 महीने पूरे मिल जाते हैं, राइट? क्योंकि हमारा यस सर। फाउंडेशन का एग्जाम 15th के बाद होता है। तो यस। ये 2 महीने आपको क्या लगता है, अगर क्लासेस ऑलरेडी करके रखी है किसी ने क्लास 11th और 12th में, तो क्या ये 2 महीने में वो सब रिवाइज हो जाएगा? हाँ सर, मतलब इफ प्रॉपरली प्लान बनाया जाए, जैसे आपने हम लोग को टाइप वाइज दिया था ABC, तो आई यूज टू कंसिडर दैट की वेटेज जिसमें आपका ज्यादा है, सबसे पहले मैं वो चैप्टर्स पे फोकस करूँ, सो दैट इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इन दैट 2 मंथ्स, मैं सबसे इंपॉर्टेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके एटलीस्ट एग्जाम में डिसेंट मार्क्स ला पाऊँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइप ए जैसे मैथ्स फॉर फाइनेंस एंड मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देके धीरे धीरे जो चैप्टर्स में मैं वीक थी उसमें मैं सिर्फ बेसिक रिवीजन करके जाती थी, सो दैट जो मुझे आता है वो तो मैं एटलीस्ट अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर। चलो, पर्पस हमारा यही होता है एबीसी एनालिसिस देने का, कि स्टूडेंट तो उस एग्जाम को पहली बार दे रहा है, वो तो सालों से ट्रेंड नहीं देख रहा है। हम सालों से ट्रेंड देख रहे हैं, तो एटलीस्ट हम बता दें कि क्या इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है, ताकि टाइम को अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर पाए। पर मैं आपको बताऊं, ये जो एबीसी एनालिसिस देता हूं ना, कुछ बच्चे इसका मिसयूज करते हैं। वो क्या सोच लेते हैं, कैटेगरी ए बस करके चले जाते हैं, पास हो जाएंगे। क्या आपको लगता है इतना सिलेक्टिव स्टडी करना सही है? नहीं सर, बिकॉज आईसीआई वेटेज भी कभी भी शिफ्ट भी कर सकता है, एंड जैसे मैथ्स और फाइनेंस में इस बार क्वेश्चंस वर समहाउ अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन मैंने जो एमटीपीज आरटीपीज भी किए थे, तो मुझ में उसमें भी थोड़ा अटकी थी एग्जाम के टाइम। इसीलिए अगर कोई सिर्फ वही करके जाएगा तो उनका फिर, अगर उन्होंने सिर्फ उसी को प्रायोरिटाइज किया तो हो सकता है मुश्किल हो कि रहता तो ये अजम्पशन बहुत गलत है कि हमने कैटेगरी ए कर लिया 50 मार्क्स का, तो हमको उसमें से 50 का पूरा बन जाएगा। अगर वेटेज 50 का आ भी रहा है ना पेपर में, पर उसकी क्या गारंटी कि आपको बन जाएगा? क्वेश्चन तो है। यस सर। चेंज होते रहते हैं, कभी डिफिकल्ट लेवल का आ गया। एलआर इस बार लेंथी आया था, राइट? यस सर। यस कोई सर। एलआर के भरोसे पूरा नहीं कर सकता था, और लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल पूरा छोड़ के चले जाते हैं, और इस बार इजी क्वेश्चन हाँ। आया। हाँ तो सर। यस। एबीसी को यूज करो, बिल्कुल यूज करो, मैं तो खुद रिकमेंड करता हूं, बट अपने टाइम को यूटिलाइज करने में यूज करो, कि भाई प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों को छोड़ के चले जाओ। तो ये बात विदिशा ने यहाँ पर बताई कि 2 महीने में भी उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में चीजों को कंप्लीट किया था। तो जो भी बच्चे अभी 12th में है और साथ में फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे, बेटा आप जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम क्लास कर लो, फिर 12th में फोकस करो। लेकिन बाद में जो 2 महीने मिलेंगे ना, वो गेम चेंजर होने वाले हैं। वो 2 महीने डेडिकेशन के साथ कर लो, तो आप अपने पूरे 4 महीने बचा सकते हो। आपको सितंबर 26 अटेम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप मई 26 में ही निकाल सकते हो। गुड। तो विदिशा, ओवरऑल हमारा जो रेगुलर बैच चलता है उसमें 2-2 घंटे की हाँ क्लासेस होती हैं। हम लोग कॉम्प्रहेंसिव बुक यूज करते हैं, कंपाइलर बुक भी होती है, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो पूरा रेगुलर बैच का आपका जर्नी था, वो कैसा रहा? आपको चीजें समझ में आती थी आसानी से? कोई डाउट आते थे? आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल रेगुलर बैच का कैसा रहा? तो सर, मैथ्स तो मेरा पहले से ही फेवरेट था, आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रायोरिटाइज स्टडिंग मैथ्स ओवर ऑल द अदर 3 सब्जेक्ट। अच्छा। तो लाइक लेक्चर के टाइम भी लाइक आई यूज्ड टू स्टार्ट, आप सब फॉर्मूलाज भी पहले बेसिक से ही एक्सप्लेन करते थे, तो इवन समबडी हु फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड कैन आल्सो इजीली अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा लगा। तो जैसे फॉर्मूलाज आप पहले एक्सप्लेन करते थे, फिर आप क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करके दिखाते थे, एंड देन यूज्ड टू गिव टाइम फॉर अस आल्सो टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, सो दैट हमें भी टाइम मिले एंड हम टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर पाए। एंड देन आप होमवर्क भी देते थे जिसको आप अगले दिन डिस्कस भी करते थे हमारे साथ। सो आपके बैच के हिसाब से इवन द बुक्स, तो मैं तो आपके बुक्स से जब पढ़ती थी तो आपके फॉर्मूलाज भी एक जगह होते थे, देन क्वेश्चंस आल्सो यूज्ड टू बी कैटेगराइज, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज जो क्वेश्चंस मुझे लगता था कि जो चैप्टर इजीली किया हुआ है उसमें आई कुड जस्ट स्किप टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बेसिक पार्ट। सो वो मेरे को काफी हेल्पफुल लगता था अपने लिए। आपने बुक में मार्किंग भी करके रखी थी कि आपको कौन सी चीजें कम टाइम में यस करनी सर। है? यस सर, एंड इवन आपके जो 4 मार्क क्वेश्चंस रहते थे, जैसे वो क्वेश्चन में मैं भी अटकती थी जितनी बार, आई यूज्ड टू एक्स्ट्रा मार्क इट की बाद में व्हेन आई एम डूइंग माय रिवीजन एटलीस्ट आई कैन चेक दैट क्वेश्चन अगेन वेदर आई नो द कॉन्सेप्ट और ग्रेट। तो बच्चों, जब हम अपनी प्रिपरेशन रिवीजन कर रहे होते हैं ना, उसी समय हमको अपने लास्ट 1.5 डेज को प्लान करके चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1.5 डेज में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। तो जितना मार्किंग करके चलोगे, जितना फिल्टरिंग करते चलोगे अपने कंटेंट को डे बाय डे, उतना एग्जाम आते आते तक चीजें इजी हो जाएंगी। रिवीजन रिवीजन का जो फेज होता है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है काफी बच्चों के लिए। कि क्लासेस तो कर ली, क्लासेस तो सबके लिए सेम होती है, पर रिवीजन का फेज तो सेल्फ स्टडी का फेज है, और वहां बच्चे को अपने हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। मैं रिवीजन के बहुत सारे वीडियोस भी बनाता हूँ यूट्यूब में। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर रिवीजन बहुत स्लो हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा। तो क्या आपने भी कुछ वीडियोस रेफर किए थे यूट्यूब के? यस सर। तो एक्चुअली क्योंकि क्लासेस के लेंथ यूज्ड टू बी 2 आवर ईच, तो समटाइम्स कोई कोई चैप्टर्स के मैं लेक्चर्स कवर नहीं कर पाई थी, तो वो टू अच्छा। मंथ्स के टाइम पीरियड में
आई यूज टू गो एंड वॉच योर यूट्यूब के वन टाइम मैराथन्स एंड देन आपके थियोरी वाले वीडियो जितने होते थे, बिकॉज उससे एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाता था एंड देन आप जो एमसीक्यूज देते थे वो सॉल्व करने से पता चल जाता था कि डू आई रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट और नॉट, एंड इफ आई नीड टू रिवाइज देन मैं वो रिवाइज करती थी हमेशा। सो यस। तो बेसिकली अगर किसी का सिलेबस लेट से 70-80% हो पाए और उसके पास कम टाइम बचा है, तो या रिमेनिंग चैप्टर्स को पूरी तरह छोड़ने से बेटर है कि वो उसके वन शॉट रिवीजन देख ले, तो भी यस कुछ हद सर। तक काफी हद कुछ तक कवर हो जैसे जाता है। बेसिक फॉर्मूलाज भी इफ दे कवर, तो देयर इज अ चांस कि अगर वो क्वेश्चन इजी आ गया पेपर में तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वीक चैप्टर्स, तो वो मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो मैंने आपके वन टाइम मैराथन देख के उसके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे, एंड क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर भी रिलेटिवली इजी आया था तो मेरे वो अटेम्प्ट हो गए थे काफी, तो दैट्स ग्रेट। मतलब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल को उतना डेप्थ में नहीं कर पाए थे, पर शॉर्ट में करने से भी यस फायदा हो गया क्योंकि क्वेश्चन इजी आ गए। तो ये हमेशा सर। एक चांस रहता है बच्चों का कि इजी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो आप अगर उसको छोड़ भी रहे हो, उसकी क्लासेस नहीं करने का टाइम है आपके पास, तो आप एटलीस्ट उसके वन शॉट रिविजन एक्सेट्रा भी देख सकते हो। लास्ट 1.5 डेज में आपका ओवरऑल, मतलब आपने लॉ के पेपर के बाद से लेके क्यूए के पेपर के देने तक का जो वो 1.5 डे था, वो आपका कैसा रहा था? तो सर एक्चुअली लॉ का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मैं पेपर के बाद काफी डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर मुझे पता था कि क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो मेरा सिर्फ काफी एग्रीगेट क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए आई स्टार्टेड स्टडिंग फिर रात को। तो सबसे पहले मैंने सारे टाइप ए वाले सब्जेक्ट को लाइक टॉपिक्स को कवर किया, एंड वो कवर हो जाने के बाद धीरे धीरे जो भी टॉपिक्स मेरे को आते थे वो कवर करके फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, तो हो गया मेरा। गुड गुड गुड। तो अब हम लोग चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स से मिले, हम लोग भी वो देखना चाहते हैं कि इतने अच्छा स्कोर आने के बाद जो अ, मम्मी पापा के चेहरे में खुशी होती है, हाँ। सभी बच्चों को मैं शो करा दूं ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हमें भी आने वाले एग्जाम में अपनी पूरी मेहनत देनी है, हम भी अपने पेरेंट्स के आईज में वो खुशी, वो हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। यस। तो अगर आप बुला पाए अपनी मम्मी पापा को। मम्मा। हाँ। हेलो हेलो सर। मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस अच्छी हो। मैं वही बोल रहा था कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो अब पहली बार फाउंडेशन देंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है तो उनके पेरेंट्स काफी खुश रहते हैं। तो जब विदिशा का रिजल्ट आया होगा, आप लोग सब साथ में थे, तो उस समय आपका फीलिंग कैसा था, कैसा रिएक्शन था आपका और सर का? ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील हुआ था कि और स्पेशली मैथ्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, तो वी वर ऑल वेरी प्राउड ऑफ कोर्स। बहुत अच्छी बात है। और मैम एक बात बता रही थी विदिशा हमको, जब पहले डिस्कशन हो रहा था इंटरव्यू से पहले एक बार, कि आप मुंबई में हैं और मुंबई में तो बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं सीए की, बट शी वाज कंफर्टेबल विद ऑनलाइन। बट ऑनलाइन में कहाँ से करना चाहिए उसके लिए आपने सर्च किया था उसके लिए क्लासेस। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने लेवल पर रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि आप भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मैम, आपको क्या खास बात लगी थी अल्टीमेट सीए की टीम में, जिसकी वजह से शायद आपने डिसाइड किया था कि ये। मैंने एक्सप्लोर तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स किए थे फाउंडेशन के लिए, और इनफैक्ट मैंने पर्सनली क्लासेस भी एक दो अटेंड किए थे तीन चार प्लेटफॉर्म्स के। जो ओके। यूट्यूब वीडियोस ही देखा था जस्ट टू, डेमो। हाँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर टीचिंग, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दे आर पेइंग अटेंशन टू। तो समहाउ दो तीन शॉर्टलिस्ट किए थे मैंने, बट वो बोलूँ ना कि एक रिस्क तो था आप लोग के साथ भी ज्वाइन होना, बट समहाउ दैट रिस्क पेड ऑफ। एंड शुरू में दो तीन क्लासेस होने के बाद ही हम लोग को समझ में आ गया था कि शी इज इन गुड हैंड्स, एंड सब अच्छा चल रहा है और अच्छा ही हुआ इनफैक्ट। और अभी हम थैंक यू लोग सो मच, इंटर के लिए आपने भी आप लोग विश्वास के किया। साथ, इंटर के लिए भी वी आर ज्वाइनिंग योर बैच ओनली। तो अभी जो 14 से चालू होने वाली है उसमें शी विल बी ज्वाइनिंग द बैच, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैम। मुंबई में बेसिकली ट्रैवल टाइम बहुत चला जाता है, कहीं भी ऑफलाइन ज्वाइन करो, तो ये कोविड के बाद से ये ऑनलाइन जब से आया है प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड इट शुड बी यूटिलाइज्ड, और आप लोग अच्छा दे रहे हो उसमें, तो यूज हो रहा है अच्छे से। बिल्कुल मैम, हम लोग और अपना बेस्ट, मतलब जितना बेटर देते थे और भी बेटर देने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आपने एक बार और विश्वास जताया है तो पूरा उस पर खरे उतरेंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी वो एक बार में क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे स्कोर के साथ है। विल ट्राई टू लाइक प्रिपेयर कि वो रैंक ला पाए। बट ऑब्वियसली मैं बच्चों को ऐसा नहीं बोलता कि रैंक का प्रेशर लो, बट अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। रैंक इज यस अ यस। बाय प्रोडक्ट। रैंक आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आती तो एटलीस्ट हम
टारगेट करें कि हमारा बोथ ग्रुप एक बार में निकल जाए। ठीक है मैम। करेक्ट थैंक यू करेक्ट। सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक विदिशा, यू सो आप लोगों का आने के लिए। एंड बच्चों, आई होप आपको भी मोटिवेशन मिला होगा, और आप भी बढ़िया मेहनत करिए, तैयारी करिए, और आप भी हमारे साथ इस तरीके से इंटरव्यू में अगले रिजल्ट में आइए, इसी की कामना करते हैं। इसके साथ बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।